अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव में हूँ अली सरवर। आज की इस वक्त जो टॉप ट्रेंडिंग में ख़बर चल रही है वो इसाक डार साहब के थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है। ये पूरा वाक़या क्या है, क्या एटीट्यूड इख्तियार किया वज़ीर ख़जाना ने, एक सहाफ़ी के साथ क्या बर्ताव किया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हो चुकी, उज़्मा कारदार साहिबा और दीगर रहनुमा वहाँ मौजूद, और फिर जहांगीर तरीन की भी बड़ी अहम मुलाकात। इसके अलावा पीटीआई छोड़कर जाने वालों को तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुमायूं अख्तर हों या ग़ुलाम सरवर, ये सब पीटीआई को खैराबाद कह चुके। अब देखते हैं क्या ये भी इस्तेहकाम पाकिस्तान को प्यारे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। वो ये कहते हैं जनाब 30 लोग गायब करके मेयर कराची ले आए पीपल्स पार्टी वाले। इसके अलावा नबील गबोल को भी उन्होंने एहसान फरामोश कहा है कि एहसान फरामोश हैं, और ये भी कहा कि कच्चे के डाकुओं ने बल्दियाती इलेक्शन जितवाया है पीपल्स पार्टी को, उनका क्या किरदार रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। और गुफ्तगू ये भी होगी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर ग्राउंड बड़ा तारीख़ी ग्राउंड, क्योंकि इसी ग्राउंड में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और आसिफ अली ज़रदारी साहब की शादी हुई, और बहुत सारे अहम प्रोग्राम्स वहाँ हुए और बहुत सारे जलसे अहम हुए जिससे बहुत अहम खताबात हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी अंपायर मुदाखलत ना करें तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब लिया जाएगा। और जावेद लतीफ़ साहब ने आज फिर कहा है जी मियाँ साहब आ रहे हैं, और मियाँ साहब जो है इंतखाबी मुहिम भी चलाएँगे, बल्कि इंतखाबी मुहिम नहीं, उन्होंने कहा इंतखाबी तहरीक चलाएँगे वो। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं। जबकि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन जो हैं सेनेट के, उनके लिए जो मरात का बिल मंजूर हुआ सेनेट से, इस पर भी हम अपने मौजूद मेहमान से राय लेंगे। नवाज़ ज़ुबैरी साहब दानिश्वर सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले नवाज़ ज़ुबैरी साहब क्या कहेंगे? इसाक डार साहब से सवाल पूछा IMF के हवाले से कि जनाब माहिदा आखिर क्यों कर नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब गए में फ्रांस और आपने बड़े दावे किए थे, तो उन्होंने जनाब इसका जवाब देने के बजाय पलट कर एक सहाफ़ी शाहिद कुरैशी, उनको थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके बाद उनके गार्ड भी उनका पीछा करते रहे। बमुश्किल सहाफ़ी ये कहता है कि जी मैं प्रेस गैलरी में जाकर जान बचाई है उनसे। सर ये जो रवैया है, क्या हुकूमत वक्त से सवालात नहीं किए जा सकते, और सवाल भी कोई ऐसा गैर अखलाकी नहीं जिस पर कहा जाए कि जी डार साहब की को ज़ाती बात कर दी है उन्होंने? मतलब माहिदा अगर नहीं हो रहा, कोई पूछ ले कि जनाब क्या कमी रह गई है, आखिर क्यों नहीं आपसे IMF माहिदा करता, तो वजह क्या है, तो इस पर थप्पड़ मार दिया। सर क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत पुरजोर मजम्मत करूँगा कि एक सहाफ़ी को थप्पड़ मारा है इसाक डार ने, और काम वाम उनसे कुछ होता नहीं है, बढ़ के मारना उनका काम है। अपनी जो जो दावे करके आए थे उसमें से एक पूरा नहीं कर पाए। एटीट्यूड उनका इतना ख़राब है कि मैंने समझता है कि कभी माजी में किसी भी वज़ीर ख़जाना का रहनुमा का ऐसे सहाफ़ियों के साथ ये एटीट्यूड हो, और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, थप्पड़ रसीद कर दिया और उसमें हमलावर हुए, फिर उसकी गार्डों ने जो कुछ किया, ये इसकी गूंज सुनाई देगी इनको। इक़्तिदार बहुत थोड़े दिनों के लिए होता है, और हर बार इक़्तिदार के बाद भाग नहीं जाया जाता। ज़रूरी नहीं कि ये इस बार भी ये भाग जाए, और तो ये साफ़ी बरादरी भूलेगी नहीं इसाक डार को। साफ़ी बरादरी भी और पूरी कौम देख रही है कि आपका रवैया, जब से आप वापस आए, अब मफरूर थे आप पाकिस्तान से, अपनी हुकूमत थी 2018 से पहले, उसी में हम चले गए थे बाहर ये, और पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे, बमुश्किल आए, और फिर जिस तरह आने के बाद इन्होंने दावे किए, जिस तरह ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं कि 100-200 से भी नीचे डॉलर आ जाएगा और मईशत देखिएगा, और जादू और डार साहब आ गए हैं जनाब, और इस तरह का कुछ चिराग रगड़ेंगे और बहुत कुछ हो जाएगा। तो आज लेकिन जो कुछ उन्होंने किया सहाफ़ी के साथ, इससे पहले हमने देखा पिछली हुकूमत में इमरान खान के फवाद चौधरी और दीगर लोग यही काम करते रहे। मोशर लुकमान को थप्पड़ मार दिया, तो उन्होंने सामी इब्राहिम को, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ किया। तो इसका मतलब है इक़्तिदार आने के बाद ये तकब्बुर गरूर में मुब्तला हो जाते हैं हुक्मरान। सर ऐसा ही है क्या? नहीं, ये हर नहीं होता, ये कुछ लोगों की गर्दन में सरिया होता है। जो हल्के लोग होते हैं ना, नाहल किस्म के लोग, जो कुछ कर सकते नहीं, अपने बारे में कुछ बता सकते नहीं कि जी हमने ये कर लिया, ये 1 साल में इन्होंने क्या किया कि एक चीज़ नहीं बता सकते सिवाय अपनी मराहत लेने की बैकडेटेड, और मेरे ख्याल में उन्होंने आखिर तक की भी ले ली होगी। उसके अलावा इन्होंने किया है मुल्क को जितना नुकसान इसाक डार ने पहुँचाया है पाकिस्तान को, आज तक शायद किसी वज़ीर ख़जाना ने नहीं पहुँचाया। और ये इनका पीछा करेगा ये थप्पड़, ये थप्पड़ की गूंज जो ना इनको हमेशा सुनाई देगी
इनको माफी मांगनी चाहिए, और माफ करने पे भी जो है फिर भी साफी बरादरी पीछा नहीं छोड़ेगी इनका, आप देख लीजिएगा। पीछे छोड़ना भी नहीं चाहिए। दूसरा, अब हमारे साथ जी जाहिद अस्करी साहब, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी पाकिस्तान के बहुत सीनियर रहनुमा। जाहिद अस्करी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। अच्छा, अस्करी साहब की आवाज़ जी स्टूडियो में हमें सुनाई नहीं दे रही। जाहिद अस्करी साहब, जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आपको आवाज़ आई। जाहिद अस्करी साहब, हम बात कर रहे हैं कि जी आज एक सहाफ़ी को इसाक डार वज़ीर ख़जाना है, थप्पड़ रसीद कर दिया। सवाल सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि जी आखिर IMF से आप के माहिदा क्यों कर नहीं हो रहा, ये सवाल किया तो वज़ीर ख़जाना ने थप्पड़ मार दिया उन्हें। क्या कहेंगे सर? असल में ये बड़ी ज्यादती की बात है और बड़ी झंझाहट गुस्से की बात है कि इतना सीनियर रहनुमा जिस पर इस पूरे मुल्क के मईशत का निसार है, जो बजट देता है, जो फाइनेंस के मामला को देखता है, उसका इतनी सी बात में गुस्से पे आ जाना, जाहिर है सहाफी का हक है सवाल करना, और सहाफी को तो सवाल करने की हमेशा इजाजत रही है, चाहे आपको सवाल पसंद आए या ना पसंद हो। तो उन्होंने, सहाफी ने आपको अपना हक इस्तेमाल किया, उसने सवाल किया, तो सवाल को तहम्मुल से सुनना चाहिए था उन्हें, उसके बाद उसका जवाब देना चाहिए था जो भी था। लेकिन इस हद तक यानी गुस्से के अंदर आ जाना, उसके साथी को थप्पड़ मार देना, सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उसका मोबाइल छीनवा लेना, ये बड़ी जुल्म और ज्यादती है कि आप तो पहले मुल्क को कौम के मसले हल नहीं कर पा रहे। आपने कहा था डॉलर जो है वो बहुत नीचे आ जाएगा, बजाय डॉलर नीचे आने के डॉलर कहीं से कहीं पहुंच गया। मईशत मुल्क की तबाह बर्बाद हो रही है, मुल्क के अंदर गरीब लोग खुदकुशियां करने में मजबूर हो रहे हैं। अभी ये 300 अफराद का जो सानिया है वो हमारे सामने है। क्या वजह थी, क्यों लोगों ने इतना पैसा देकर भी चाहा कि मुल्क से बाहर चले जाएं? असल में लोगों को मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश नजर आ रहा है, उनको हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे, इसलिए माए और वालिदैन ये चाहते हैं उनका बच्चा किसी तरह मुल्क से बाहर चला जाए और उनके हालात माशी जो सही हो जाए। तो ये सूरत हाल है, इसके अंदर हुजूर और तकब्बुर जो है, ये इस तरह का अंदाज इख्तियार करना, मेरा ख्याल है ये बहुत ही काबिल मजम्मत है और काबिल अफसोस है। उन्हें सहाफी से माफी मांगनी चाहिए और पूरी सहाफी बरादरी से माफी मांगनी चाहिए। ये किसी एक सहाफी को थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने, बल्कि पूरी सहाफत की पूरी बरादरी को जो है उन्होंने इस तरह से मतून किया है और उनके साथ ज्यादती की है। अच्छा अस्करी साहब, बड़ी एक अहम चीज़ ये भी है कि एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत के दावे एक तरफ हैं, कोई सच बोल रहा है, कोई सवाल कर रहा है तो उसका ये, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं ख़ासतौर पर कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जिस तरह कहा, मैं चाहता हूँ थोड़ा कराची में बात हो जाए कि कराची के इलेक्शन की तरह पूरे मुल्क में हम जीतेंगे। इस बयान का क्या मतलब लिया जाए सर? वैसे बहुत ही काबिल अफसोस बात है कि वो उसको शायद अपनी कोई बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं, जैसे कराची में हम जीत गए, पूरे मुल्क पे हम कब्जा कर। पार्टी के साथ नहीं था और आज भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने धौंस के जरिए लोगों को डरा धमका कर और लोगों को मजबूर करके उन्होंने इस पर कि 160 ज्यादा होते हैं या 173 ज्यादा होते हैं, 193 थे जमात इस्लामी के वोट जो है, और उन्होंने 173 वोट हासिल करके समझे कि हम कामयाब हो गए। ये उनकी नाकामी है और ये पूरी कालक जो है उनके चेहरे पे मल गई है। और बिलावल भुट्टो साहब तो अभी नौजवान है, एक अपनी जिंदगी बड़ी इनिंग खेलनी है, उन्होंने बहुत अरसे सियासत के अंदर रहना है, उनका आगाज जो है वो यहाँ से हुआ है। मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत नुकसानदेह बात है, और जिन लोगों ने ये रास्ता दिखाया उनकी पार्टी के, बहुत गलत रास्ता उन्हें दिखाया है, और ये इन्होंने एक तो ऐसा दाग लगा दिया उनके ऊपर बिल्कुल सियासत के आगाज के अंदर, जो शायद कभी धुल नहीं सके। सर वो 30 लोग या 32 लोग जो नहीं आए वोट डालने, तो उनके बारे में आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि उन्हें अगवा किया गया और जानबूझकर इन्होंने रखा हुआ था किसी बंगले में, यह बात दुरुस्त है सर? जी जी, अभी तक के तो इत्तलात यही है और अभी भी वो लोग सामने नहीं आए हैं। जब वो सामने आएंगे तो मजीद चीजें पता चलेंगी कि क्या हुआ क्या है। हमारी इत्तलात भी यही है कि उन्हें यरगमाल बना के रखा और बाकायदा SSU के कमांडोज जो है शायद उनका पहरा दे रहे थे। कभी ये बात भी आ रही थी कि आगा सराज दुरानी ने किसी फार्म हाउस को रखा हुआ है, कहीं ये बात आती रही कि किसी बंगले के अंदर रखा गया है। तो अभी ये बातचीत चीज कोई क्लियर नहीं है, जब वो लोग सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम तो इलेक्शन कमीशन को कहते रहे
खुदारा आप इसका नोटिस लें कि आखिर ये जो दावा कर रहे हैं, और ये 9 मई का तो वाकया बहुत देर बाद में हुआ है, ये तो बहुत पहले से कहते रहे कि वो तो वोट डालने नहीं आएंगे। तो पीपल्स पार्टी को क्या इल्हाम हुआ था, ये कशफ बड़ी हुआ था, ये कैसे पता चला था उन्हें? बड़ी अहम बात है, बिल्कुल जाहिर असगरी साहब, ये बड़ी अहम बात, सवाल उठता है इस पे। जी नवेद ज़ोहरी साहब, आप असगरी साहब से क्या पूछ रहे हैं? अस्कर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए जो होना था वो तो हो गया। अगर ये पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी को वोट दे देते, जिस तरह का प्रोपेगेंडा था कि ये पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और इनके जो टाउन है, सदर टाउन और दूसरे, वो भी पीपल्स पार्टी वाले आ जाएंगे, ऐसा तो पूरी तरह नहीं हुआ। उनको 4 टाउन दिए, सदर टाउन जैसे इंपॉर्टेंट टाउन समेत, और एक वोट भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को नहीं दिया, वो नहीं आए। अब उनके खिलाफ जो उनकी जमात कार्रवाई करेगी वो देखा जाएगा। अब आगे का क्या आपका प्रोग्राम है? एहतजाज करते रहेंगे या बस कराची में काम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए बात यह है कि 9 टाउन तो हमारे आए हैं। जी जी। आज हमने बहुत बड़ा बलदियाती कन्वेंशन किया है, अपने तमाम टाउन नाजमीन का, भाई यूसी नाजमीन का, सब लोग उसमें शरीक रहे हैं। और हाफिज नईम साहब ने यही पार्टी लाइन दी है कि हम 9 टाउन के अंदर एक मिसाली काम करेंगे। एक मिसाली, ने जिस तरह हमारे लोग पहले मिसाल कायम की थी, इस बार भी मिसाल कायम करेंगे। और हम ये जो मेयर के अंदर हमारे साथ धांधली हुई है, इसको हम एक्सपोज करेंगे, और न सिर्फ कराची और पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज करेंगे कि जो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जैसे कराची में हमने किया है वैसे पूरे मुल्क के अंदर करेंगे। और हम इलेक्शन कमीशन से भी कहेंगे कि इस दावे को देखें कि कैसा ये इलेक्शन है, कैसा ये किया गया है, तो ये पूरे मुल्क के अंदर ये बात जाएगी। पीपल्स पार्टी आसान ना रहे से। और हम जो है, अभी हमारा हाई कोर्ट के अंदर भी केस है, सुप्रीम कोर्ट भी हम जा रहे हैं, हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर। जो है, जो ज्यादती हुई है, जो गलत काम किया गया, गलत अंदाज तैयार किया गया था, अगर शायद वैसे हार जाते तो हमारा अपनी हार कबूल करते, लेकिन इस तरह से हराना, ये तो पूरे अपने मुंह पे स्याही मल लेने वाली बात है, कालक मल लेने वाली बात है। हम किसी तौर पे भी इसमें खामोश होकर नहीं बैठेंगे। अच्छा अस्कर साहब, चले ये तो अब आगे की बात होगी, जो अदालतें फैसला करें या जो अवाम करें। अभी आपके पास जो 9 टाउन है, उसमें ज़्यादा तादाद सेंट्रल की और कोरंगी की है, जहां मोस्टली उर्दू बोलने वाले हैं, और वहां आपका पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। आपका असल मुकाबला, असल इम्तिहान जो शुरू होगा, क्योंकि बिल्कुल इलेक्शन करीब करीब है और अक्टूबर नवंबर में उसकी आवाज़ है। और इससे पहले आपका खाली एक एमपीए था कराची से। अब आप लोग समझते हैं कि आप 8-10 एमपीए और 2-4-5 एमएनए कराची से जीत लेंगे? आप एमक्यूएम से मुकाबले के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब एमक्यूएम तो नहीं खाली जगह छोड़ेगी, अब आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तैयार थे, और एमक्यूएम ने तो बाद में हालात देखकर बायकॉट किया है। उसने हमारे लिए जगह छोड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने हालात महसूस कर लिया था कि शायद इस दफा इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, तो उन्होंने अपने आप को शिकस्त के दाग से बचाने के लिए उन्होंने बायकॉट का फैसला किया। वरना हम तो कह रहे थे इनसे आप इलेक्शन में हिस्सा लें और हम आपको हराएंगे, तो लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। और बहुत से लोग तो कहते हैं पीपल्स पार्टी के कहने पे उन्होंने ये किया, कि उसका फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है बहुत सी जगहों पर जो है। तो इंशाल्लाह हमारी जहां पर भी वर्किंग है, तो टाउन्स के अंदर काम करेंगे, दिखाएंगे हम काम किस तरह होता है, और दयानत और अमानत उसकी सदाकत के साथ सारे कामों को सरअंजाम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब के अंडर में मतलब आपके लोग काम भी करते रहेंगे और उसके खिलाफ एहतजाज भी करते रहेंगे? नहीं, मुर्तज़ा वहाब के अंडर कैसे होगा? मेयर तो वही है ना सर? अपने अपने टाउन्स के अंदर अपना अपना वो है, और ये तो होता है उसके अंदर कि जाहिर है अगर कोई हुकूमतें बनती है मुल्क के अंदर, एक हुकूमत कहीं और होती है, हुकूमत सूबे के अंदर किसी और की हुकूमत होती है, तो उसमें तो मुख्तलिफ चीज है। और ये टाउन का नज्म बिल्कुल अलग है अगले से जो है। बजट बज़ाहिर मिलेगा आपको इख्तियारात, इस बार तो इख्तियारात और वसाइल की बात नहीं होगी। देखिए, जब नेमतुल्लाह साहब थे तो उसके अंदर भी ये था कि बहुत से यूसी के अंदर दीगर लोग थे, तो उसके अंदर हम लोगों को फंड्स वगैरह इख्तियारात भी दिए थे, काम करने की आजादी भी दी थी। कि जाहिर है हर एक का हक है, जमहूरी हक है, तो कोई आदमी कहीं से कोई जीत जाए, कोई कहीं से कोई जीत जाए। ये तो नहीं है कि आप हम मुखालिफ हैं तो हम आपके इलाकों के अंदर काम नहीं करेंगे। लिहारी के अंदर भी यूसी पीपल्स पार्टी की थी, पीपल्स पार्टी को भी सब कुछ बजट सारी चीजें दी गई। हम इनका तर्जमल भी देखेंगे क्या तर्जमल इख्तियार करते हैं। अगर उन्होंने हमारे कामों में रुकावट डालने की कोशिश की तो हम इनके आड़े आएंगे, अपना हक छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला इससे। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में सर, जिस तरह बात हो रही है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे, तो उसमें भी क्या आप पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे कराची से? नहीं, हम अपना अलग इलेक्शन का लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारा जाहिर है, अभी भी हमने कोई इलेक्शन मिलकर नहीं लड़ा, ये तो हमने मुकाबला किया सबका, और लेकिन बाद में होता है कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत चीजों के अंदर होता है। अच्छा, पीटीआई के साथ मतलब तहरीक इंसाफ का भी आपका वो इलेक्शन लड़े, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे।
दीगर पार्टी में इलेक्शन लड़े। और आप भी चाहते हैं कि ये मैं आपको अर्ज करूं, जी जी ये मैं आपसे अर्ज करूं कि जमात इस्लामी जो है बहुत आगे बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तजिया निगारों ने यही कहा था कि जमात इस्लामी ने कराची में कमबैक किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन इंतखाबात के अंदर भी साबित हुआ कि हमने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। और इसी तरह जब कौमी जो सूबाई के इलेक्शन होंगे, हाफिज नईम की क़यादत के अंदर एक बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर जज्बा पैदा हुआ है, जोश पैदा हुआ है और लीडरशिप मिली है, तो इंशाल्लाह हमारा काम आगे बढ़ेगा। जी अच्छा, ये हुकूमत के सर 13 जमाती हुकूमत के 14 माह मुकम्मल हो गए हैं, इनकी कारकर्दगी पे क्या कहेगी जमात इस्लामी कि अब तक की जो कारकर्दगी रही है? क्योंकि वो साबका हुकूमत पे सारा मलबा डालते हैं वो लोग कि जी खान साहब गए थे तो मुल्क को भंवर में छोड़कर गए थे, हम तो कोशिश कर रहे हैं निकालने की। असल में देखिए, जो अब पीडीएम का इत्तेहाद है, ये कोई नए लोग नहीं है कि ये आज आ गए पहली दफा है उसके अंदर इख्तियार के अंदर, बल्कि तो बरसों रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है, तो उसके अंदर ये अच्छा जब इन्होंने इख्तियार संभाला था उस वक्त तो बहुत दावे किए थे इन्होंने, यही सागदार साहब थे, यही सारे लोग थे, और हमारे आजम तो कहते थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन गरीब को जो है उसको आटा फराम करूंगा और साइकिल फराम करूंगा। क्या हुआ? जाहिर है कुछ नहीं हुआ, लेकिन के तो बिल पास कर देते हैं ये लोग, लेकिन गरीब आदमी देने के लिए कुछ तैयार नहीं। दुरुस्त है आपकी बात, बहुत शुक्रिया जाहिर इसके साहब, अपने वक्त दिया हमें, हमसे बात कर रहे थे। और ज़ाहिर इल्ज़ामात तो हैं सर, आज भी जमात इस्लामी ज़ाहिर गुफ्तगू की, वो काम तो शुरू कर दिया उन्होंने गो के, लेकिन वो उस बात पर सर अभी भी कायम है। सिराज दुरानी साहब का वो फार्म हाउस था या बंगला था जहाँ उनको रखा गया, वो कह रहे हैं जी इतलात हैं हमारे पास, और अब तक गालबन कोई कमाल बनाया हुआ वो लोग अब तक सामने नहीं आए। देखिए अली, ऐसा मुमकिन आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है कि आपने इतने आदमी कहीं छुपा के रखे हो। ये मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, होता तो सारी डिसेंट जी हम आप सारे लोग उस फार्म हाउस के या उस घर के बाहर जमा होते और उनको एक्सपोज करते। अब ये हो नहीं सकता। बहरहाल अगर इनका है ये मतलब अफवाहों की बात कर रहे हैं, अगर इतना वसूख से ये भी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके भी जराए थे। बहरहाल लेकिन अब आगे चलना चाहिए इनको, इनका बड़ा सख्त इम्तहान आने वाला है। अब पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही होगी सेंट्रल से और खोरंगी से, और एमक्यूएम भी लड़ रही होगी, तो इतना आसान नहीं होगा इनको जीतना। और पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि पिछली बार तो इनका एक एमपी आ गया था, अब तो अगर ये दोनों इलेक्शन लड़े तो इनका एक एमपी भी आना मुश्किल है, तो तब इनकी कुली खुल जाएगी। अब देखना यह है कि अगर वाकई जितने इनके पास 8 टाउन है, 9 टाउन है, तो इसके मतलब इनके सीधे सीधे 4 एमएनए और जनाब 8-10 एमपी इनके आने चाहिए। लेट्स सी, अभी देख लेंगे। अच्छा, इस जो इंतखाबात हुए हैं बल्दियाती ज़ुबैरी साहब, इसके रिजल्ट को देखते हुए आपको लगता है कि जमात इस्लामी, ठीक है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा चेयरमैन सामने आए, लेकिन सेकंड नंबर पर जमात इस्लामी रही, आपको लगता है इसी तरह रिजल्ट आएगा कि पीपल्स पार्टी यहाँ से ज़्यादा वोट ले लेगी, उसके बाद जमात इस्लामी होगी, फिर एमक्यूएम या पीटीआई, इस तरह? नहीं, देखिए सिनेरियो ये नहीं होगा। एमक्यूएम फैक्टर बहुत काउंट करेगा। जहाँ एमक्यूएम फैक्टर आ जाएगा, इन्होंने जहाँ सीट ली है, इन्होंने पीपल्स पार्टी की एक भी सीट डैमेज नहीं की। पीपल्स पार्टी अपने हल्कों से जीती है, लियारी से, किमाड़ी से, मलीर से और मुजाफाती इलाकों से। जहाँ वहाँ पीपल्स पार्टी को क्या एमक्यूएम टफ टाइम नहीं देगी? वहाँ एमक्यूएम नहीं दे सकती, लेकिन जमात इस्लामी को टफ टाइम देगी। कोरंगी में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में देगी। आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को खतरा जो है वो एमक्यूएम से नहीं है? पीपल्स पार्टी को खतरा एमक्यूएम से नहीं है, जमात इस्लामी को खतरा एमक्यूएम से भी है और पीटीआई से भी है। पीपल्स पार्टी को अगर खतरा हो, अगर वैसी पीटीआई होती तो फिर पीटीआई से खतरा होता उन जगहों पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ था, पीटीआई ने पहले भी जीता, अभी भी इनके सदर टाउन उनके पास है साउथ का, तो उनको फर्क फिर असल मुकाबला किस में देख रहे हैं? कौन सी दो पार्टियों में ज़्यादा मुकाबला देख रहे हैं? करीब करीब की ये दोनों पार्टियाँ ज़्यादा यहाँ से एमपीएस मैंने निकाल लेंगी। देखिए कराची अब वैसा तो नहीं रहेगा कि किसी एक पार्टी का जैसा हुआ करता था, कराची भी अब बढ़ जाएगा। तकसीम नजर आ रहा है कराची की 20-21 सीटें जो हैं वो तकसीम होंगी, कुछ पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी, कुछ एमक्यूएम के पास जाएंगी, कुछ जमात इस्लामी के पास भी जा सकती हैं। ये नया फैक्टर होगा जो आप कह रहे हैं, जमात इस्लामी के पास इस रिजल्ट के बाद कह रहे हैं। हाँ, अगर ये एहतजाज खत्म करके अगर ये काम पे आ गए, अगर काम पे आ गए हाफिज नईम साहब और इनके जो 9 टाउन के लोग हैं
और उन्होंने वाकई काम किया जैसे कि ये काम करने की अपनी शोहरत रखते हैं, तो शायद ये कोई सीट निकाल लें वहाँ से। अदरवाइज वो इलाके तो एमक्यूएम के ही हैं सारे। वो अब देखें एमक्यूएम कितना उस पर अब एक हो गई है, एक होने के बाद ये पहला एमक्यूएम का मुकाबला होगा। जब से एमक्यूएम मुत्तहिद हुई है उसके बाद ये पहला इनका इम्तहान होगा। और पीटीआई कितनी ताकतवर होगी, क्या कैंडिडेट होंगे, कितना वो डैमेज कर पाती है, क्या उन्हें बल्ले का निशान मिलता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आने वाले 2-2.5 महीने में पता लगेगा। नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान तो नहीं है कराची में, ये कहना चाह रहे हैं। हालांकि महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये जैसे लोग तो मौजूद हैं कराची में। इनसे इलेक्शन कमीशन को फायदा होगा, उनको फीस मिलेगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी, कुछ उनके फंड में इजाफा होगा, कोई सीट इनकी नहीं है। कराची में नहीं कह रहे हैं आप इस्तेकाम पाकिस्तान, कराची क्या बल्कि पूरे सिंध में, पूरे सिंध में इनकी एक सीट भी नहीं दिख रहा। एक सीट तो क्या, इनकी एक जमानत भी जो है ना वो पूरी होते नहीं दिखता। मतलब 10% वोट भी इनके कहीं नहीं पड़ सकेंगे, 10% वोट भी नहीं मिलेंगे जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। अच्छा सर, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं लंदन में बड़े कहा जा रहा है जी खिचड़ी पक रही है, और वहाँ नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, वापसी की तैयारियां हैं, ग्रीन सिग्नल को कहा जाता है पाकिस्तान से उनको मिल गया है। शाहिद खान अब्बासी से नाराज़गी थी पार्टी की, कहा जाता है मियाँ साहब से मिलकर दूर कर ली है, शहबाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब की भी खबरें हैं कि जी उनकी मुलाकात हुई है। सर ये क्या लंदन प्लान, क्या लंदन खिचड़ी कहें इसको हम, क्या चल रहा है सर? क्या आपको लगता है कि वहाँ ऐसी क्या बात हो रही है जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से लंदन की इलेक्शन से पहले एक अहमियत रही है। वहाँ ऐसी खिचड़ियाँ पकती हैं, प्लान होते हैं जो कुछ भी मुल्क में नहीं हो ये लोग कर पाते, ये लोग मुल्क से बाहर रह के इस किस्म की प्लान करते हैं। लेकिन हमेशा वो कामयाब भी नहीं हुआ है, 1-2 दफ़ा कामयाब हुआ, लंदन प्लान अक्सर फेल भी हुआ है। तो देखता ये है कि ये कामयाब होगा या फेल होगा। अभी फ़िलहाल तो जो नून लीग की 1-1.5 साल की कारकर्दगी है, इनको वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगी आने वाले इलेक्शन में। फिर इनकी अंदर की जब खलिश जो है, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, हमजा की, मरियम की, इनके लीडरान आपस में डिवाइड है, वो किस तरीके से इतने कम टाइम में इनको एक कर सकें, और उनका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। मेरे पास आज शाम तक की इत्तला यह है कि प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट अभी तक मरियम है। अगर मरियम प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है तो फिर शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? वो खुद तो पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट नहीं होंगे, वो तो चाहेंगे उनके बच्चे को आगे लाया जाए, और उनके बच्चे को तो बड़े भाई जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो बहरहाल इनको अपने आप से बड़ा मुश्किल है। फिर जो लोग इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में गए हैं उनमें से मोस्टली की तादाद पीटीआई की है, और वो रहनुमा हैं जो उनके खिलाफ वो बातें करते रहे हैं, और ये उनके खिलाफ वो बातें करते रहे हैं कि जिसकी कि हम अपने प्रोग्राम में मिसाल नहीं दे सकते। तो बहुत सख्त इनके अंदर बहुत मुश्किलात हैं। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने पता नहीं अपना ही कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, जितने वहाँ रहे नहीं इससे ज़्यादा दौरे उन्होंने लंदन के कर लिए। नहीं तो लंदन में फिर वो पहुँच गए भाई, आप बिल्कुल वो पहुँच रहे हैं फ्रांस से वहाँ, और कहा जा रहा है कि जी आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जावेद लतीफ़ साहब ने, बड़े करीब हैं मियाँ साहब के, और हमारी गुफ्तगू हुई उस्मान कारदार साहब जो लंदन में मौजूद है उनसे भी, उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं और मियाँ साहब आकर तहरीक चलाएँगे इलेक्शन की, और सारी हमारी बात हो चुकी है, केसेस वैसे जो थे उनके ऊपर जो सज़ाएँ हो चुकी हैं वो ज़ाहिर है वो बड़ा गलत हुआ था उनके साथ, उनका कहना ये है माफ़ हो जाएंगी, और मियाँ साहब जब आ जाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी बहुत दूर रह जाएगी, क्योंकि मियाँ साहब जब निकलते हैं वोट मांगने लोगों से दरमियान खड़े होते हैं तो फिर फ़िज़ा चेंज हो जाती है। आपको भी ये लगता है सर कि मियाँ साहब के ज़ाहिर है अगर वाकई आते हैं और तहरीक चलाते हैं तो फिर पंजाब में टाकरा होगा इस्तेकाम पाकिस्तान, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग का? देखिए हनूस दिल्ली दूरस्त, एक तो मियाँ साहब के आने का भाई मुझको तो आपको पता है शुरू से मेरे कहना कि मुझको तो यकीन नहीं है, जब तक कि वो एयरपोर्ट से आ नहीं जाए, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ जाए, मुझे यकीन नहीं आएगा कि ये आ गए। फिर उसके बाद वो जेल जाएंगे। अभी तक आज तक का जो स्टेटस है, आगे चेंज हो जाए पता नहीं भाई, सजा भी माफ़ हो सकती है। अभी तक की अभी केस है, कैदी थे यहाँ से निकल के गए, फिर वो वापस आके वापस जेल जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर ज़मानत का केस लगेगा, फिर इनकी ज़मानत होगी, और उसके बाद ये इनकी नाअहली भी मौजूद है, फिर वो नाअहली ख़त्म हो। तो 5 साल का कर दिया उन्होंने पूरा ना, 5 साल अभी हो गए जी 5 साल होने वाले, ठीक है, नाअहली चले ख़त्म, फिर वो इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे। अगर ये सब कुछ भी हो गया और फिर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई तो उस मफरूज़े पे चले बात कर लेते हैं। तो ये इस्तेकाम में पाकिस्तान के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे अगर ये सुनारो आ भी। ये लंदन प्लान में आप कह रहे हैं कि जो मुलाकात वहाँ हुई ये बात की, हाँ वहाँ यही बात होगी
कि ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। जहाँ जहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान का उम्मीदवार होगा तो नून लीग नहीं होगी नहीं या होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान नहीं होगी। हाँ, यूके इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि इन दोनों के भी वोट कटे, साथ में पीटीआई बची कुची वो भी इस्तेकाम जमा। पाकिस्तान आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से दूर है? अभी तक दूर है। इलेक्शन के बाद का सिनारियो वो पता नहीं कि अभी तक तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि 40 सीटें हम ले लेंगे, 40 सीटें नून लीग ले लेगी, 80 सीटें हो जाएंगी, फिर दोनों को बना लेंगे। लेकिन इन दोनों को मिला के भी अगर 40 सीटें ये लोग नहीं ले पाए तो जाहिर सी बात है जो भी इस किस्म की पार्टी होती है, इस्तेकाम पाकिस्तान जैसी पार्टी, वो इक़्तिदार में रहने के लिए ऐसी पार्टी बनाई जाती है। अच्छा, आपको लगता है सर कि आने वाले इलेक्शन के जो भी रिजल्ट्स आएँ उसके बाद आपको कहीं भी पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हुकूमत बनाते नजर नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह होगी सर इसकी? एक्चुअली वो दोनों ही एक दूसरे के राइवल हैं। ये तो एक पीटीआई का इतना हाइप पकड़ लिया था और जो कुछ भी हुआ था, दोनों ही ये कहते हैं कि हमने मुल्क की खातिर ये नुकसान उठाया है। नुकसान दोनों ने उठाया है पीडीएम में, लेकिन ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा फ़ायदा नून लीग को हुआ तो ज़्यादा नुकसान भी उनको हुआ। प्राइम मिनिस्टर उनका था, वज़ीर ख़जाना उनका था, तो उनको हुआ। तो जब नुकसान उठाया है तो उसकी कीमत भी वो बराबर पे करेंगे। और इतनी रंजिशें अंदर अंदर हो चुकी हैं। मेरी इतला के मुताबिक आज तकरीबन 1 साल होने वाला है और आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ में बातचीत नहीं है, यहाँ तक कि टेलीफोनिक बातचीत नहीं है। वो कहाँ एक साथ चल सकेंगे? वो तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहबाज शरीफ को जो उन्होंने जनाब ट्रैप किया है, ये कहने की भाई मकसद, ये लंदन में आम ये बात की जाती है कि ट्रैप कर लिया, ये भाई ट्रैप कर लिया और हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये जो कुछ भी किया इन्होंने किया वो अपना मलबा, अपनी खामियों का, गलतियों का, नाअहली का मलबा वो पीएस पार्टी में डाल रहे हैं। दूसरा, उनको जो बिलावल का इमेज ऊपर हुआ है वज़ीर खारजा की हैसियत से, वो उनको बहुत खल रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब का ये बयान कि अंपायर मुदाखलत ना करें तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। सर, इसको किस तरह लेंगे? एक तरफ बाग का इलेक्शन हमने देखा, कश्मीर का, कराची का देखा, इल्ज़ाम आया कि शायद इस्टेब्लिशमेंट साथ है, फिर बातें भी हो रही हैं उस पार्टी के साथ, बड़े क्लोज हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट और आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल होंगे। लेकिन बिलावल का ये बयान कि जी अंपायर में दाखिलत ना करें तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, ये क्या मतलब सर इस बात का? देखिए, ये बयान इलेक्शन से पहले पार्टी के सरबराह दिया करते हैं और एम्पायर से मुराद हम सबको पता है क्या है। तो वो क्योंकि एक इल्ज़ाम इस किस्म का आजकल आ रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, गो के पीपल्स पार्टी इसकी तरदीद करती चली आई है और बाज़ दफ़ा उनकी बयानात से भी लगा है। जैसे बीच में मुज़ाकरात हो रहे थे, जब इमरान खान से मुज़ाकरात करने की बातें हो रही थी, तो कहा था गन पॉइंट में मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये भी बड़ा एक वो था। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ये फेयर इलेक्शन हो जाए ताकि आवाम को भी पता लग जाए, इस मुल्क को भी पता लग जाए, इस मुल्क की इस वक्त बहुत ज़रूरत है फेयर इलेक्शन कि जो लोग जीत के आए वही हुकूमत बनाए। ऐसा नहीं हो कि पंचर लगा दिए जाए और किसी और को बिठा दिया जाए और फिर वही हो जो पहले हुआ था। तो जो जीते उसको आने देना चाहिए, उसको आने देना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की चूँकि बात हो रही है नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से अहम खबर ये भी है कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मारूफ लॉयर हैं पाकिस्तान के एतजाज़ एहसन और लतीफ़ कोसा, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे, सेनेटर भी रहे और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इन दोनों की बुनियादी रुकनीत पीपल्स पार्टी ने मुअत्तल कर दी है। अच्छा, वजह जो सामने आ रही है, इन दोनों ने तो ज़ाहिर इसका इजहार नहीं किया, लेकिन वजूहत ये आ रही हैं कि जिस एक तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये फौजी अदालतों के ख़िलाफ़, और दूसरा इमरान खान से इन दोनों की जो मुलाकात हुई उसके बाद कहा जाता है जी नाराज़ हुई ये पार्टी इन दोनों से और इन दोनों की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। सर, ये जो मामला है इसको आप किस तरह देखते हैं? आपका तज्जिया क्या है कि इमरान खान से मुलाकात या सुप्रीम कोर्ट जाना वजह बना है? देखिए, ये बड़ा सीरियस पीपल्स पार्टी के हल्कों में बड़ी सीरियस बात ली जा रही है, क्योंकि ये कोई आम कारकुन नहीं है नबील कबूल टाइप के जिनकी रुख मुअत्तल कर दी जाए, शुका दी जाए। दोनों बहुत न सिर्फ सीनियर हैं बल्कि वकला भी हैं और सीईसी के मेंबर भी, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, और इनको हटाने का भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है पीपल्स पार्टी में। तो ये खैर अभी उनकी रुकनीत तो मुअत्तल नहीं की, सीईसी की रुकनीत तो उनकी अभी है बाहर, रुकनीत मुअत्तल की खबर आई है सामने। सीईसी की रुकनीत की मेरे पास न्यूज़ नहीं आई है। उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो ये एक शोकाज होता है किस्म का, वो करके वो किया है। बहरहाल मेरे नज़दीक जो वजूहात हैं वो इमरान खान से मुलाकात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाना, इनके मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ बयानात जो उन्होंने दिए, जो पार्टी पॉलिसी थी उससे बिल्कुल हट के, पार्टी पॉलिसी से मुतसादिम समझते हैं, मुतसादिम थे। गो के इनके अपने नज़रियात के तौर पे ठीक थे,
लेकिन जिस किस्म की सियासत हो रही थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना सर, क्योंकि सुप्रीम पीपल्स कोर्ट पार्टी जाना माजी में तो boiling point मुदाखलत बना- करती रही, उन बातों को रिजेक्ट करती रही है, फौजी अदालतों के खिलाफ थी, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी चूंकि खामोश है, गवर्नमेंट जाहिर हक में है इसके, तो इस पर इन दोनों का ये कहना कि जी ये चूँकि अदालतें मौजूद हैं, दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है, इसलिए ये एतज़ार हसन साहब ने वकील मुकर्रर किया, अपनी दरख्वास्त दी, लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा मारूफ वकील हैं दोनों पाकिस्तान के, और ये दोनों गए हैं और आज 9 रुकनी बेंच कायम किया गया था, लेकिन जस्टिस कादी फाइज़ ईसा जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, सितंबर में आ जाएंगे वो, उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर अब बेंच 7 रुकनी रह गया है। तो ये जाना भी किसी हद तक कह सकते हैं आप कि ये वजह भी है। ये बॉइलिंग पॉइंट है, आखिरी पॉइंट ये बना, क्योंकि 9 मई के बाद के हालात के तनाजुर में अगर हम देखें तो इस किस्म की जो अदालतें हैं उसके बनने को इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीडीएम और बल्कि तकरीबन पूरे मुल्क के लोग यही कह रहे हैं कि ये इस वक्त ज़रूरी है चंद टाइम के लिए, क्योंकि जो हमले हुए हैं वो किसी सिविल जगहों पे नहीं हुए, वो फौजी तंसीबात थी और जो इस किस्म की जो चीज़ें हुई तो उसका मुकदमा भी वहाँ चलना चाहिए। और इनका स्टैंड अपनी जगह है कि एक कर्नल जो है ना वो जज नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं एक जज की एक क्वालिफिकेशन होती है, एक ट्रेनिंग होती है, वो अपने चेयर पे कहें मामला कोर्ट में है, अब जो भी कोर्ट डिसाइड करे, अब इसका भी फैसला ये होगा जो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब 7 रुकनी बेंच है जी, लार्जर बेंच, अब वो लार्जर बेंच इसका कर रही है और अब ये मजीद नहीं टूटती और ये मुकदमा चलता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमा होगा ये आने वाले दिनों के लिए, और आने वाले दिन के लिए बड़ा अहम होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में इसकी मुखालफत करती चली आई है। अच्छा सर, एक और बड़ी अहम बात कि इस पर भी हम ज़रूर बात करें, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, ताहयात वो जो मरात का बिल आया और 4-5 मिनट लगे और सेनेट से मंजूर हो गया, और उसमें जनाब बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, 6 नौकर चाकर भी होंगे, उसमें गार्ड भी होंगे, हवाई सफ़र के लिए जनाब उनको टिकट्स भी मुहैया किए जाएंगे जहां वो आएँ जाएं। सर किस तरह देख रहे हैं, मतलब एक शख्स के लिए इतनी ताहयात मरात, उसने इतनी खिदमत की है पाकिस्तान की, इस तरह तो सर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस वतन के लिए, उनके लिए भी ताहयात फिर इसी किस्म की मरात होनी चाहिए। अली ये वो अलमिया है, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम दिन ब दिन सियासतदानों से नफरत करती जा रही है। सियासतदान अपने आप को जो आवाम से दूर कर रहे हैं, जो दिन ब दिन उनकी अहमियत कम होती जा रही है, ना वो जलसों में वो तादाद रही, ना ही वोटों की तादाद वो निकलती है जो थी, इसकी वजह। अब बताएं 5 मिनट के अंदर एक बिल सेनेट से पास होता है, सेनेट का चेयरमैन की मराद का, और मराद भी क्या जो किसी बादशाह की मराद हो, मकसद 5-6 सरकारी मुलाजिमीन, 6 सरकारी गार्ड, घर की आराइश के लिए 50 लाख, पूरी फैमिली की इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के साथ साथ इलाज, उसके इसमें बस नहीं है, लामहदूद पेट्रोल, लामहदूद जो है आपका टेलीफोन बिल, भाई 2-4 चीजें रह गई थी, 2-4 चीजें रह गई थी जो इनके जो सोयम और कफन वफन का भी वो उसका भी कोई वो बजट रख लेते। पेट्रोल, यार एक गरीब आदमी बाइक में पेट्रोल डलाते हुए आजकल 2 दफा सोचता है। गरीब मुल्क की सेनेट के चेयरमैन हैं जो अपने लिए ये मरात मांग रहे हैं और बिल भी। अब सर लेकिन जो सेनेट में लोग थे उन्होंने सर क्यों इसका एक्सेप्ट कर लिया? सब जिम्मेदार है, खाली इसमें चेयरमैन सेनेट नहीं, जो उस दिन उस वक्त सेनेट में बैठा हुआ था वो कोई भी तावील पेश करे कि मैं ये पढ़ रहा था, मैं वो पढ़ रहा था, जब वोटिंग हो रही थी आप क्यों सेनेट में बैठे हुए हैं? कोई मजाक हो रहा है उधर कि वोटिंग हो रही है आप उस पर हाथ उठा रहे हैं बगैर पढ़े, ऐसे कोई भी कोई बिल पास करा देगा? सब जिम्मेदार है और मुझे नहीं लगता कि ये कौमी असम्बली से पास हो जाएगा। ये इन्होंने अपना मजाक बनवाया है और आवाम के सामने एक्सपोज हुए, और ये बिल जब भी कौमी असम्बली में पेश हुआ ये मुस्तरद हो जाएगा, लोग उस पे बात लेकिन आवाम ने असल चेहरा देख लिया कि यार क्या है, एक गरीब पिस रहा है, खाने को 2 वक्त नहीं मिल रहा है और इनकी अयाशी नहीं खत्म हो रही, तलले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा सर, जाते जाते एक बड़ा अहम मसला जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी में हमने देखा कि लॉन्ग मार्च किए थे, वो था महंगाई। इस पर क्यों बात नहीं हो रही? क्योंकि महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है, डॉलर देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें देख लीजिए, अशियाए खुर्दनोश देख लीजिए, तमाम की कीमतें बहुत ऊपर। गो के डॉलर या पेट्रोल थोड़ी सी कीमत कम भी होती है तो ट्रांसपोर्टर किराए कम नहीं करते और दुकानदार जो हैं कीमतें कम नहीं करते। हालत यह है कि दूध की कीमतें मनमाना इजाफा खुद ही कर लेते हैं, दुकानदार कह लें उसे, उनके डीलर्स कह लें,
और पूछने वाला कोई नहीं है। सर, अवाम का जो हकीकी मसला महंगाई है, उस पर क्यों ये 13 जमातें और अपोजिशन जमातों को भी साथ मिलाइए आप, क्यों उस पर बात नहीं कर रहे, इस पर क्यों कोई बिल नहीं लेकर आ रहे, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? लाए ना बिल, साइड के चेयरमैन लाए, उनको एहसास है कितनी महंगाई है और सोच रहे हैं उन्होंने जो कुछ अपने लिए मांगा है सर, उस पे लगता है आपको एहसास है? उनको एहसास है कि भाई मैं इतनी महंगाई में कम से कम इतने पैसे से गुजारा होगा। आवाम से उनका क्या लेना देना? इन लोगों का आवाम से क्या लेना देना यार? आवाम के लिए देखें, कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई, पेट्रोल हमने देखा पहले, उन्होंने डीजल भी 30 रुपये सस्ता हुआ, ये हुआ, लेकिन उनकी रेट ही नहीं है। ये जाती हुई गवर्नमेंट की रेट नहीं है कि ट्रांसपोर्टर से किराया कम नहीं करा सकते, अशिया खुर्द की चीजें कम नहीं करा सकते, दूध की कीमतें बढ़ जाए तो नीचे नहीं आती वहाँ पर। और मैं आवाम को भी बोलूंगा, आवाम जो है इस पे खामोश बैठे रहते हैं। उनका बस चढ़ता है, वो ठेले वाले थे, वो आम खरीदते हुए, वो किस तरीके से 200 रुपये किलो आम बेच रहे हैं, उसमें कहते नहीं 150 दो, कल तो खराब हो जाएंगे तुम्हारे आम। तो ये आवाम भी बेहस होती जा रही है, वो भी बेहस हो गई है, उनको नजर नहीं आता ये सब कुछ हो रहा है। तो शायद अपने वोटों से इसका इंतजार करें। नहीं तो आपको लगता है ये 13 जमातें जिनकी 14 माह की कारकर्दगी जाते जाते आवाम को कुछ देख जाएंगे? देखिए, बजट में तो जो उन्होंने देने की कोशिश की है, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, थोड़े और 2-4 ऐसे काम किए हैं जिससे शायद रिलीफ मिल जाए, लेकिन इनफ है, ऊंट के मुंह में जीरा है। और मतलब ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि जिसको आप वो कैश करा लें जाके इलेक्शन में? नहीं, ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं है। और ये मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, इसका असर देखिए, पीपल्स पार्टी तो फिर भी सिंध तो है ही जाहिर, वोट ले ही लेगी। यूनियन पंजाब में इनको इनके आपस में फायदा हो जाएगा, लेकिन नून लीग को 13 जमातें लोग नहीं जानते। लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना कौन है, ये सालदार। इसका इनको इम्पैक्ट इतना शदीद पड़ेगा पंजाब में, जहां से ही पाकिस्तान का रिजल्ट बनता है, कि इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने किया है। और आपको लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन, जिस तरह आपको खुद कह रहे हैं कि जी नून लीग वालों को तो खासतौर पर लग पता जाएगा। सर, फजलुर रहमान की बात नहीं की, जो PDM के सरबराह हैं, उनकी जमात कहाँ नजर आ रही है आपको? उनकी जमात के लोग नाराज ना हो, तो जो मेरा तजिया है, ये मेरा ज़ाती तजिया है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारे तजिया निगार भी ये बात कर रहे हैं, KP में, बलूचिस्तान में, पंजाब में। देखिए, KP में फजलुर रहमान की पार्टी भी कभी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी नहीं, सिवाय एक दफ़ा जब MMA बनी थी। अभी भी मैंने देख रहा कि 4-5 से ज़्यादा सीटें इनको मिलेंगी ये। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि इमरान खान को मैंने घर भेजा है, हमारी जद्दोजहद के नतीजे में आज इस पार्टी से उसको लोग पसंद नहीं कर रहे ना, वो उसका ऐसा ही है जैसे अगर PSP ये बोले कराची में कि हम लंदन को हमने खत्म किया है तो उसको वोट मिलेंगे, ऐसे ही हाल उस तरफ यही है, क्योंकि वोट बैंक उधर PTI का बड़ा इंडेक्ट है। अगर वो नहीं भी, उनको कम से कम उनको तो वोट नहीं देंगे, चले किसी और को दे, उनको तो नहीं देंगे। फजलुर रहमान की तरफ फिर भी नहीं जा रहे लोग। फजलुर रहमान की तरफ बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो तर्ज अमल है, और वहाँ भी महंगाई, सबसे बड़ी जो महंगाई, बेरोजगारी, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया उसके लिए। उन्होंने जो आखिरी में 2 दिन के अंदर, नो डाउट 2 दिन के अंदर उन्होंने वहां से लोगों को जमा करके और पार्लियामेंट के सामने लाके बिठा दिया। सर, जाते जाते मैं चाहूंगा, लेकिन आवाम के लिए नहीं बिठाया, महंगाई के लिए नहीं बिठाया, आखिरी सर 2 मिनट के लिए हम प्रोग्राम कर नहीं सके थे। मैं चाहता हूँ उस पर ज़रूर आपके कमेंट शामिल करें, क्योंकि आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह गई है। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही, बड़ा काम किया उन्होंने मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए। सर, आप ज़ाहिर है आप बहुत अरसा उनके साथ भी रहे और आपने करीब से देखा भी है। मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा तजर्बा ज़रूर बयान करें मोहतरमा के हवाले से, उनकी जहानत के हवाले से, उनकी जद्दोजहद के हवाले से। देखिए, जब मोहतरमा पाकिस्तान आई 2008 में, तो वो बहुत पॉलिश एक पॉलिटिशियन बन के आई थी, और दुनिया भर में उनको देखा जाता है। मिलियंस ऑफ लोग उमड़ आए थे उनके इस्तेमाल के लिए, अवाम आई थी, एक तो पार्टी कारकुन है, अवाम आए थे, और बहुत सारी पाकिस्तान से प्रेडिक्शन लोगों ने करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान 2023 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनको जो इस तरह पिंडी में शहीद किया गया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुल्क की सियासत की एक तरीके तर्ज अमल चेंज हो गया, एक तर्ज सियासत इस मुल्क में चेंज हो गया। सिर्फ अब इक़्तिदार की सियासत की जैसी बातें हो रही हैं, और लोग उनको भूले नहीं है। जिस तरीके से ट्रेंड बना रहा पूरे दिन, और जिस तरह तांता बना रहा लाड़काना में उनके, उसमें तो लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। वो क्वीन ऑफ हार्ट है, एक तरीके से दिलों में जिंदा रहने वाली। अच्छा, ये बात सच है सर? आपने तो करीब से देखा है कि जो पुराने उनके साथ लोग थे, कारकुनान थे, बाकायदा नाम से जानती थी वो उनको। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि उनकी मेमोरी
इतनी अच्छी थी, और यूं कि वो उन्होंने जद्दोजहद में सब साथ थे। उनके जो जद्दोजहद करती थी, एक शहर से दूसरे शहर, चप्पा चप्पा, गांव गांव, वो लोगों के नाम याद रखती थी, लोग उनसे मिलते थे, वो दूर से पहचान के बुला लेती थी, इसको बुलाओ, और उनको ये पता था कि उसको कितनी अहमियत देनी है, और जिसकी वजह से छोटे छोटे अहदेदारों के भी फैसले वो करते थे। अभी तो बड़े बड़े अहदेदार बन जाते हैं, पता नहीं होता लोगों को, अपने एमएनए के नाम याद नहीं है आजकल के, अपने मिनिस्टर्स के नाम याद नहीं होते हैं उनको तो। और वो जब बाहर भी रहती थी तो सबसे राब्ते में रहती थी, औरतों और साफियों से राब्ते में रहती थी, हफ्ते में 2 दिन साफियों से बात करती थी। उस जैसे पॉलिटिशियन अब है नहीं, वो सियासत ही नहीं रही, वो उनकी तो खला रहेगा बाकी बहुत। तो उनकी झलक नजर आती है आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी में, या इनका अलग स्टाइल नजर आ रहा है आपको? देखें, उनके बेटे हैं और मैंने तो बड़े करीब से देखा है, जिसको मैं जिला वतन रहा 6-7 साल वहाँ रहा, इनको ग्रोन अप होते हुए देखा मैंने, और जिस तरह इनकी तरबियत उन्होंने की, बहुत अच्छी वो बातें हैं, कभी तफसील से करेंगे। इट्स टू अर्ली। अच्छा, अभी जो बिलावल की एज है, इस एज के हम मकसद 5-10 साल थोड़ा तजुर्बा, शुरू में भी जब पहली दफ़ा वज़ीर बनी तो उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई, तो इंसान गलतियों से सीखता है। अब इस एज के बिलावल को 55-56 साल मैच्योर की जब हो जाएगा, बेनज़ीर से कंपेयर नहीं कर सकते, वो टाइम पूरा करेगा। हाँ, अब 8-10 साल बाद हम कुछ कंपेयर कर सकेंगे और हम कुछ कमिट कर सकेंगे। अभी अगर मैं करूँगा तो मैं शायद बायस हो जाऊँ और सही तजिया नहीं कर पाऊँ, और इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए वक्त पे छोड़ देते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या है आने वाला वक्त बताएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से कि उनकी सियासत में झलक नज़र आएगी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की, उनकी तरह फैसले होंगे नहीं होंगे, ये बात दुरुस्त है कि जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी। और फिर जिस तरह मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में ख़ुद भी लिखा कि जब पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनी तो बहुत सारे फैसले थे जिनके बारे में उन्होंने खुलकर इज़हार किया, और ये बड़ी बात होती है अपनी गलती तस्लीम करना भी, कि जनाब बिल्कुल उस वक्त इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, जो फैसले उस वक्त शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे मैंने कर लिए। लेकिन बाद में जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की, ख़वातीन के हवाले से न सिर्फ काम किया बल्कि किसानों मज़दूरों के लिए बहुत उन्होंने जद्दोजहद की, फिर जेल भी काटी। आज बहुत सारे लोग मिसालें दे रहे हैं ख़वातीन की कि जी PTI की फ़लाँ खातून 6 दिन से अंदर है, फ़लाँ 17 दिन से। मोहतरमा के हवाले से भी कभी गुफ्तगू हो तो इंशाल्लाह ज़ुबैर साहब से हम पूछेंगे ज़रूर कि मोहतरमा उस ज़माने में किस तरह जेल में भी रहीं और किस तरह उनको रखा गया है जेल में, और क्या कुछ उन पर गुजरी, उस पर आज गो के कोई शख्स बात नहीं करता, और सिर्फ बात ये हो रही है कि जी फ़लाँ खातून PTI की 6 दिन, गो के उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन मोहतरमा की जो ज़ाहिर एक वज़ीर-ए-आज़म की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बेटी थी, वो ये आम ख़वातीन कारकुनान, वो भी इंसान है, लेकिन जो नाज़ो-नम्मा पली खातून जब जेल गई है और किस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हालांकि चाहती तो उस वक्त भी एनआरओ ले लेती। ज़िया दौर में कितनी, आप फिर जिस तरह पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, जो ज़्यादा दौर में जिन्होंने कोड़े भी खाए, जिन्होंने जद्दोजहद की, उसके बाद भी वो एक ही जगह खड़े भी रहे, न सिर्फ बल्कि आज भी इसलिए लोग उनको याद करते हैं। अब इस तरह के कारकुनान भी शायद पार्टियों में अब नहीं रहे। इस दिन इंशाल्लाह किस दिन इस पर भी बड़े शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह हमें दी इजाज़त, फिर मुलाकात होती बुलाने के बाद।